का टॉपिक है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स को। टॉन्सिल जो होते हैं ना हमारे गले के अंदर लिम्फ लिम्फ नोड्स होते हैं, बड़े बड़े जो लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम टॉन्सिल्स। तो जब आपका गला ख़राब होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, आपके टॉन्सिल्स स्वेल अप हो जाते हैं। टॉन्सिल का बेसिक मकसद क्या होता है, ये जरासीमों वगैरह को पकड़ के मारते हैं। तो जब एक जरासीम इन पर ज़्यादा हमला कर दें या किसी और वजह से ये इन्फ्लेम हो जाए, गर्म चीज़ कोई खा लें या ठंडी चीज़ बहुत ज़्यादा कोई खा ले, तो इनकी क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, टॉन्सिलाइटिस, ठीक है ना। टॉन्सिल्स की मैं आपको पिक्चर भी भेज दूँगा, टॉन्सिलाइटिस की भी, तो इससे आपको सही समझ आ जाएगी। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल इज कॉल्ड टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल्स क्या होते हैं, हमारे गले के अंदर जो लिम्फ नोड्स होते हैं बड़े बड़े, उनको कहते हैं गले के अंदर, उन्हें कहते हैं टॉन्सिल्स। अब आगे है टॉन्सिलाइटिस की टाइप्स, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस एंड क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस क्या होती है, एक्यूट बोलते हैं उस चीज़ को जो कि बिल्कुल अचानक से हो, ठीक है, थोड़े अरसे के लिए हो, जल्दी ठीक हो जाए। क्रोनिक बोलते हैं उस चीज़ को जो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो और लंबे अरसे तक चली रहे और ठीक जल्दी से ना हो रही हो, उसे कहते हैं क्रोनिक। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे इसके। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में आपको सोर थ्रोट होगा, मतलब गले में खराश होगी, फीवर होगा, बुखार होगा, यानी जनरल मलेज होगी। मलेज का मतलब होता है थकावट होगी पूरे जिस्म में। डिस्फेजिया होगी, डिस्फेजिया मतलब खाने में मसला होगा, खाने आप गला दुख रहा होगा तो खा नहीं सकोगे सही तरह से। डिस्फेजिया बोलते हैं डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग, खाना निगलने में, निगाने में मसला होना या तकलीफ होना। अगला है इनलार्ज अपर सर्वाइकल नोड्स, कहता है कि अगर आप गर्दन के बाहर जो सर्वाइकल बोलते हैं, गर्दन वाले जो लिम्फ नोड्स होंगे ना बाहर की तरफ स्किन के नीचे, वो आपके इनलार्ज हुए होंगे, ठीक है। समटाइम्स ओटल्जिया बोलते हैं कान में दर्द को, ठीक है ना। पेन इन द ईयर, कान में अंदर दर्द होना, इस कॉल्ड ओटल्जिया। कान में भी दर्द हो सकता है क्योंकि कभी कभार भी होता है ना इन्फेक्शन जो गले से कान तक फैल जाता है, या तो गले का दर्द हो रहा हो तो कान तक रेफर्ड पेन होता है, ठीक है। एक नर्व होती है जो कि गले को भी सप्लाई कर रही होती है और कान को भी सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। तो जब गले का दर्द होता है तो कान का दर्द ऑटोमेटिकली होने लगता है, रेफर्ड पेन बोलते हैं उसे, ठीक है। अब इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं टॉन्सिलाइटिस की, टॉन्सिल्स को क्या चीज़ें मसले ख़राब करती हैं। पहला है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और दूसरा वायरल इन्फेक्शन। सबसे कॉमन जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया कौन सा, सबसे कॉमन बैक्टीरिया कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ठीक है। ये क्या करता है, गला ख़राब करता है, गले में इन्फेक्शन कॉज करता है, टॉन्सिल्स को स्वेल करा देता है, टॉन्सिल सूज जाते हैं, पेन कॉज करते हैं। और कुछ वायरसेस होते हैं जैसे एडिनो वायरस, राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। तो ये सारे वायरस क्या करते हैं, गले का इन्फेक्शन कॉज करते हैं और टॉन्सिल्स को इन्फ्लेम करते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी टॉन्सिलाइटिस की, ठीक है। ट्रीटमेंट इसकी सिंपल होती है, पैरासीटामोल या सिमिलर एनाल्जेसिक देंगे। पैरासीटामोल जो होती है पैनाडोल होती है, ठीक है, उसमें हम बुखार को कम करती है और पेन को रिलीव करती है। यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे कि पेंसिलिन फॉर एग्जांपल, ऑगमेंटिन दे सकते हैं आप बच्चों में, या बड़ा है कोई तो उसको एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, ठीक है। अगला है गार्गल्स मतलब गरारे करना, गर्म नमक वाले पानी से आपने गरारे करने हैं, उससे ठीक हो जाएगा। अगली टाइप है टॉन्सिलाइटिस की, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं जब एक बंदे को लंबे अरसे तक टॉन्सिलाइटिस या टॉन्सिल्स के इन्फ्लेम्ड हों, ठीक है, ठीक ना हो रहे हों, ठीक आहिस्ता आहिस्ता हों, लगातार हो रहे हों, उसे बोलते हैं क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। Chronic tonsillitis usually results from repeated attacks of acute tonsillitis in which tonsils become progressively damaged and provide a reservoir of infecting organism. Chronic tonsillitis कह रहा है कि वो जब बार बार acute tonsillitis हो, बंदे को ठीक हो फिर दोबारा हो जाए, फिर ठीक हो फिर दोबारा हो जाए, उसे क्या बोलते हैं हम, chronic tonsillitis, ठीक है। अगला है इंडिकेशन फॉर टॉन्सिलेक्टोमी। अच्छा, यहाँ पे अब एक और टर्म आई है, ये टर्म्स जो है ना इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको पूछते हैं उधर पेपर में या वाइवा में। एक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल, ठीक है, ECTOMY, इसका मतलब होता है रिमूवल। जब भी कहीं पे एक्टोमी का वर्ड आए तो इसका मतलब क्या होगा, रिमूवल। आइटिस का मतलब आए तो क्या मतलब, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। टॉन्सिलेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स। इंडिकेशंस बोलते हैं मतलब कौन सी बातें आपको इशारा कर रही हैं या कौन सी बातें आपको बता रही हैं, या पेशेंट में कौन सी ऐसी मसले मसाइल हैं जो कि आपको इंडिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इसमें आप टॉन्सिलेक्टोमी करनी है, ठीक है। मतलब क्या वजूहत होती हैं या कौन सी रीज़न होती हैं जिन पर आप टॉन्सिलेक्टोमी लाजमी करनी है, ठीक है। इंडिकेशन की दो इकसाम होती हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब वो बातें जिसमें आपको लाजमी टॉन्सिलेक्टोमी करनी पड़ेगी। रिलेटिव वो बातें होंगी जिसमें आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, आपकी मर्ज़ी है। एब्सोल्यूट इंडिकेशंस कौन सी होती हैं टॉन्सिलेक्टोमी की, पहला है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया बोलती हैं सोने के वक्त सांस का रुक जाना या सांस का फंस जाना या सांस का तंग हो के आना, ठीक है। स्लीप एपनिया क्यों होगी, अब टॉन्सिल जो है वो गले के साइड पर प्रेजेंट होते हैं जहाँ से हम सांस ले रहे होते हैं गले में ना, तो जब वो सूज जाते हैं तो वो सांस को नली को रोक और तंग कर देते हैं। जब सांस नली तंग होगी तो क्या होगा, अगर बंदा रात को सोया हुआ है, उसको सांस नहीं आ रही, टॉन्सिल इतने बड़े स्वेल हो गए हैं, तो फिर ये एक इंडिकेशन है, ये एक इशारा है कि आपको अब इसकी टॉन्सिल रिमूव कर देनी चाहिए ऑपरेशन के ज़रिए।
अगला है क्रोनिक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन। अगर लंबे अरसे से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन चल रही है टॉन्सिल्स के स्वेल होने की वजह से, तो फिर भी आपको टॉन्सिल्स को रिमूव करना होगा। सस्पेक्टेड टॉन्सिलर मैलिग्नेंसी बोलते हैं कैंसर को, ठीक है। तो अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसके टॉन्सिल्स में कोई कैंसर हो सकता है, किसी कैंसर की वजह से इसके टॉन्सिल्स स्वेल हुए हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, टॉन्सिल्स को रिमूव करेंगे, टॉन्सिलेक्टोमी करेंगे। रिलेटिव इंडिकेशंस कौन सी है? रिलेटिव इंडिकेशंस वो होती हैं जिसमें आप कर भी सकते हैं उनको रिमूव और नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी होती है। डॉक्यूमेंटेड रिकरेंट एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, अगर बंदे को बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रही है तो ये एक रिलेटिव इंडिकेशन है। क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस भी एक रिलेटिव इंडिकेशन है। पेरीटॉन्सिलर एब्सेस या क्विंसी, पेरी बोलते हैं साथ में, बिल्कुल साथ, ठीक है। टॉन्सिलर मतलब टॉन्सिल्स के बिल्कुल साथ, एब्सेस बोलते हैं पस पड़ जाना, पी पड़ जाना, ठीक है ना। अगर टॉन्सिल्स के बिल्कुल साथ पी पड़ गई है तो फिर ये भी एक रिलेटिव इंडिकेशन हो सकती है, इसको क्विंसी भी बोलते हैं, ठीक है। टॉन्सिलाइटिस रिजल्टिंग इन टेरेबल कन्वल्जन्स इन फेब्राइल कन्वल्जन, टॉन्सिलाइटिस रिजल्टिंग इन फेब्राइल कन्वल्जन्स, कहता है अगर टॉन्सिलाइटिस की वजह से बंदे को कन्वल्जन्स शुरू हो जाए, कन्वल्जन्स बोलते हैं मतलब जैसे मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते उसको कन्वल्जन्स बोलते हैं, ठीक है ना। फेब्राइल कन्वल्जन्स मतलब कि बुखार हो और साथ में दौरे पड़ने लग जाए मिर्गी वाले, तो उसे बोलते हैं फेब्राइल कन्वल्जन्स। तो फिर ये भी एक रिलेटिव इंडिकेशन है। सिस्टेमिक डिजीज ड्यू टू बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, अगर बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई यानी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की वजह से कोई टॉन्सिलाइटिस के अलावा पूरी बॉडी में कोई और मसले शुरू हो गए हैं उस बैक्टीरिया की वजह से, वो बैक्टीरिया जो है जो टॉन्सिलाइटिस काज करता है स्ट्रेप्टोकोकस, वो और मसले भी काज करता है। तो अगर और मसले शुरू हो गए बॉडी में तो फिर उसमें भी हम टॉन्सिल्स को रिमूव कर देंगे। लाइक जैसे कि नेफ्राइटिस हो गया पेशेंट को, र्यूमेटिक फीवर हो गया। नेफ्राइटिस बोलते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनीज को, ठीक है। अगर किडनीज इन्फ्लेम्ड हो जाएँ उसे क्या बोलते हैं हम, नेफ्राइटिस। और ये भी कौन काज करेगा, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, जो कि क्या काज करता, टॉन्सिलाइटिस। अगला है रूमेटिक फ़ीवर। रूमेटिक फ़ीवर एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जब पेशेंट का गला ख़राब होता है तो अगर उसको दवाई दे के ठीक ना किया जाए, एंटीबायोटिक्स ना दी जाएँ, तो बंदे की बंदे का जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे क्या करता है, ऐसी ऐसी सेल्स बनाता है, ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाता है, तो जो उस बैक्टीरिया को मारती हैं और साथ में हमारे बॉडी के जॉइंट्स को, दिल को, स्किन को और किडनीज़ को भी मारने शुरू हो जाते हैं, डैमेज करने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उस बीमारी को बोलते हैं रूमेटिक फ़ीवर। रूमेटिक फीवर की डिटेल ये है कि डिटेल में समझाता हूँ मैं भी आपको रूमेटिक फीवर क्या होता है। जब स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस हमारे गले को अटैक करता है तो हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है कि उसके ख़िलाफ़ क्या करता है, अटैक शुरू करता है उस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़। जब उस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ वो अटैक रिस्पॉन्स शुरू करता है तो बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन होती है, उसे बोलते हैं एम प्रोटीन। तो वो प्रोटीन्स हमारे स्किन पे, जॉइंट्स पे, हार्ट के ऊपर और किडनीज़ पे भी होती है। तो वो जो एंटीबॉडीज़ या हमारा इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा होता है तो फिर वो मिस्टेकली गलती से हमारे जॉइंट्स को, स्किन को, हार्ट को, दिल को यानी और किडनीज़ को भी अटैक करने लग जाता है, ठीक है। क्योंकि वो बिल्कुल उस बैक्टीरिया से मिलती जुलती है, सेल्स के पास वो प्रोटीन होती है, ठीक है, एम प्रोटीन। तो उसकी वजह से हमारे किडनीज़, जॉइंट्स, हार्ट और स्किन जो है वो क्या होती है, डैमेज होती है। तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं, रूमेटिक फीवर, ठीक है। अगला है प्रोसीजर ऑफ टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी का प्रोसीजर क्या होगा? पोजीशन आपने कौन सी रखनी है, सुपाइन पोजीशन। सुपाइन मतलब सीधा लिटाना है आपको और उसका हेड क्या करना है, एक्सटेंड करना है। एनेस्थीसिया कौन सी देनी है, जनरल एनेस्थीसिया देनी है, मतलब पूरा बेहोश करना है। टेक्निक्स कौन सी यूज़ करनी है, सर्जन सीट्स एट द एंड ऑफ द ऑपरेटिंग टेबल। सर्जन जो होगा वो कहाँ, ऑपरेटिंग टेबल के एंड पे बैठेगा। द म्यूकोजा ऑफ द एंटीरियर फेशियल पिलर इज़ इंसाइज्ड एंड टॉन्सिलर कैप्सूल इज़ आइडेंटिफाइड। फिर क्या कहते हैं, एंटीरियर फाशियल पिलर को काटा जाएगा और टॉन्सिलर कैप्सूल को आइडेंटिफाई किया। टॉन्सिलर कैप्सूल बोलते हैं वो कैप्सूल टॉन्सिल को कवर कर रहा होता है, ठीक है। टॉन्सिल के सामने एक फाशिया का पिलर सा होता है, एक मसल की शीट सी होती है, ठीक है, उसे काटेंगे पहले। सर्जन सेपरेट द टॉन्सिल्स फ्रॉम दिट्स बेड यूजिंग ब्लंट डाइसेक्शन। सर्जन फिर क्या करेगा, उसको काटने लग जाएगा जब तक टॉन्सिल अपने बेड से, मतलब जब यहाँ से वो अपनी जड़ से ख़त्म, जड़ से ना काट जाए, जब तक उसको काटता रहेगा। यूजली अ स्नेयर इज़ यूज टू सेपरेट इट फ्रॉम लिंगुअल टॉन्सिल। स्नेयर एक इंस्ट्रूमेंट सा होता है, वो इसको ज़ुबान के नीचे वाले टॉन्सिल, उनको लिंगुअल टॉन्सिल बोलते हैं, उनसे सेपरेट करता है, ठीक है। गॉज पीसेज आर प्लेस इन द टॉन्सिलर बेड एंड प्रेशर इज अप्लाइड फॉर सम मिनट्स। फिर जब आप वहाँ से इनको निकालें तो फिर आप वहाँ पे गाज का पीस रखें और प्रेशर अप्लाई करें ताकि ब्लीडिंग ना हो। ब्लीडिंग पॉइंट्स शुड बी कंट्रोल्ड बाय लाइगेचरिंग ऑन बाइपोलर डायथर्मी। अगर बहुत ज़्यादा कोई ब्लीडिंग पॉइंट्स हैं तो फिर उनको आप डायथर्मी से बंद करेंगे, ठीक है। डायथर्मी बोलते हैं हीट देकर उनको बंद करना, जला के बंद करना। ब्लीडिंग शुड बी ऑब्जर्व्ड पोस्ट ऑपरेटिवली। ऑपरेशन के बाद आपने क्या करना है, ब्लीडिंग को ऑब्जर्व करना है कि इसमें ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी की कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी?
पहली है एनेस्थेटिक और दूसरी है सर्जिकल। एनेस्थीसिया की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और सर्जरी की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है। एनेस्थीसिया की वजह से कौन सी कॉम्प्लिकेशन होगी? ट्रॉमेटिक इंट्यूबेशन। अगर आप उसको इंट्यूबेट कर रहे हैं, एंडोट्रैकियल ट्यूब डाल रहे हैं और आपने उस दौरान को ट्रामा कॉज कर दिया है, ठीक है, उसकी वजह से भी मसला हो सकता है। गले में कहीं भी आपने वो ट्यूब गलत डाल दिया, ट्रामा कॉज हो गया, चोट पहुँच गई अंदर, तो उसकी वजह से उसको बोलेंगे ट्रॉमेटिक इंट्यूबेशन। कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट, जो दिल और सांस है वो अचानक से बंद हो सकती है, क्योंकि अगर आपने एनेस्थेटिक गैस ज़्यादा दे दी तो एक टाइम आता है कि वो एनेस्थेटिक गैस क्या करती है, एनेस्थीसिया क्या करती है, बंदे के दिल को और सांस को रोक देती है, ठीक है। अगला है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। एक एनेस्थीसिया का ये एक साइड इफेक्ट होता है कि बहुत ज़्यादा बंदे का टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। हाइपर बोलते हैं ज़्यादा, थर्मिया बोलते हैं टेम्परेचर को, ठीक है। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया बोलते हैं एनेस्थीसिया के दौरान बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है, इसका मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। अगला है सर्जिकल। सर्जरी की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? हेमरेज। हेमरेज बोलते हैं ब्लीडिंग को, अगर सीवियर ब्लीडिंग हो पेशेंट में, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हेमरेज। इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। पेन या ओटल्जिया, पेन हो सकता है गले में, और ओटल्जिया बोलते हैं कान में दर्द को। पोस्ट ऑपरेटिव एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन के बाद सांस की नाली बंद हो सकती है, तंग हो सकती है। वेलोफेरेंजियल इंसफिशियंसी, फेरिंग्स जो है वो तंग हो सकती है, नैरो हो सकती है, उसकी इंसफिशियंसी हो सकती है, मतलब वो सही से काम नहीं कर सकेंगी, ठीक है, ये कुछ कॉम्प्लिकेशन होती हैं। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।